हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवांस जुडिशियल क्लासेस। अब तक की हमने क्लास में समझा था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की हिस्ट्री, उसका ओरिजिन कैसे हुआ। आज हम इस एक्ट को बेयर एक्ट से पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ बी इट एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 14th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। तो देखिए, ये जो होता है हमारे एक्ट का प्रियम्बल है, ये जो लाइन है, ये क्या कह रही है? एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड। यहाँ वर्ड जो अमेंड हुआ है, इससे हमें पता चलता है कि ये एक्ट न्यू नहीं है, मतलब इससे पहले भी कोई एक्ट हुआ करता था, उसी को ये एक्ट अमेंड कर रहा है। तो इससे पहले हमारा एक्ट जो हुआ करता था वो मैंने आपको पिछली लास्ट वीडियो में बताया था, 1877 का एक्ट हुआ करता था, उसी को अमेंड करके लॉ बना है। तो एक नया लॉ नहीं है। अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। अब ये सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ जो वर्ड यूज़ हुआ है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये एक्ट एक एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है। क्यों नहीं है ये एग्जॉस्टिव लॉ? क्योंकि यहाँ पर सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ की बात की है। इसमें हर तरीके के रिलीफ्स को नहीं इंक्लूड किया गया है, कुछ सर्टेन काइंड्स के स्पेसिफिक रिलीफ को ही ये एक्ट कवर करता है, इसलिए ये एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं है। मतलब कि ये एक संपूर्ण एक्ट नहीं है, इसके अलावा भी और रिलीफ्स हो सकते हैं इस एक्ट के अलावा भी। तो इससे हमें पता चलता है कि एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं है। साथ ही में क्या ये एक्ट प्रोसीजरल है या सब्सटेंटिव लॉ है? अब देखिए, प्रोसीजरल लॉज क्या होते हैं और सब्सटेंटिव लॉज क्या होते हैं। सब्सटेंटिव लॉज वो होते हैं जो एक पर्सन को उसकी राइट्स या उसकी लायबिलिटीज़, उसकी ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज़, ये सब बताते हैं। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, वो बताता है कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कैसे हो सकता है। आईपीसी जो कि हमारा बीएनएस हो गया, वो बताता है कि एक ऑफेंस क्या होता है, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसमें क्या पनिशमेंट होती है। और प्रोसीजरल लॉज क्या होते हैं? जो ये बताते हैं कि इन एक्ट को फोर्स में कैसे लाया जाए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मान लीजिए ए और बी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, उसमें क्या क्या टर्म्स होने चाहिए, कैसे होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। अब मान लीजिए बी उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करता है, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है। तो अब अपने राइट्स को प्रोसीजर में लाने के लिए वो क्या करेगा? तो वो सीपीसी के अकॉर्डिंग, सीपीसी में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग, उन प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग उस राइट को प्रोसीजर में लाएगा। जैसे कि उसमें बताया गया है, जैसे सीपीसी में बताया गया है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है तो उसके लिए प्लेंट कैसे बनेगी, क्या फॉर्मेट होगा, कितने दिनों में प्रेजेंट होगी। तो ये सारी चीज़ें एक प्रोसीजर बताता है। मतलब अगर कोई राइट या कोई लाइबिलिटी ब्रीच होती है, ठीक है, कोई राइट का ब्रीच होता है, तो उसको हम कैसे फोर्स में लाएं, उसका कैसे परफॉर्मेंस कराएं है, उसका तरीका क्या होगा, कैसे स्टार्ट किया जाए, ये सारी चीज़ें प्रोसीजर लॉ बताता है। तो हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सारे एक प्रोसीजरल लॉ है, क्योंकि ये इसमें किसी भी राइट्स या ड्यूटीज़ के बारे में नहीं बताया गया है। इसमें सिर्फ बताया गया है कि अगर आपके किसी और एक्ट्स में, कॉन्ट्रैक्ट में, सोगा में, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट या पार्टनरशिप एक्ट, किसी भी एक्ट में अगर आपके राइट इन्फ्रिंज होते हैं तो आप उसको कैसे एनफोर्स करा सकते हैं, कैसे उनको इफेक्ट में ला सकते हैं। तो ये इस तरीके के बताता है कौन कौन से आप रिलीफ मांग सकते हैं। तो ये प्रोसीजर बताता है। लेकिन इसका जो सेक्शन 6 है उसमें कुछ सब्सटेंटिव लॉ का पार्ट है, मतलब उसमें कुछ सब्सटेंटिव लॉ का हिस्सा दिया गया है, वो कुछ नए तरीके के राइट भी बताता है। इसीलिए इसमें कुछ हिस्सा सब्सटेंटिव लॉ का भी है। लेकिन अगर आपके प्री में क्वेश्चन आता है तो आप इसको प्रोसीजरल लॉ पर ही टिक करेंगे। अगर प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव दोनों आता है तो आप दोनों को मार्क करेंगे। लेकिन ओवरऑल ये एक प्रोसीजरल लॉ है। अब स्टार्ट करते हैं अपना हम प्रिलिमिनरी में शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। तो शॉर्ट टाइटल क्या होता है? जो उस एक्ट का नाम बताता है। एक्सटेंड होता है कि ये लॉ कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, किस एरिया पर एप्लीकेबल होगा। और कमेंसमेंट का मतलब होता है कि कब से फोर्स में आएगा, मतलब कब से ये लॉ उस एरिया पर लगना स्टार्ट होगा। तो इसका शॉर्ट टाइटल है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, जो कि पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होगा। पहले ये जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं हुआ करता था, लेकिन 2019 में इसको जम्मू एंड कश्मीर पर भी एप्लीकेबल कर दिया गया। इट शैल कम इन फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कब ये फोर्स में आएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी एनफोर्स डेट बताई है, जब ये एनफोर्स में आया था 1 मई 1964। तो ये इसकी एनफोर्समेंट डेट है, ये प्री में आती है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं अपनी डेफिनेशन से। तो ये डेफिनेशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जानना। इनमें से प्री से और मेंस में भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। इनमें से आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको ध्यान से समझना ज़रूरी है। तो जैसे कि इस एक्ट में डेफिनेशन में कहा है, इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। मतलब कि जब तक कि कॉन्टेक्स्ट से, उसकी मतलब से कोई और मीनिंग नहीं निकलता है, तब तक ये जो डेफिनेशन दी गई हैं उन्हीं का मतलब लिया जाएगा, ठीक है। तो ऑब्लिगेशन इंक्लूड्स एवरी ड्यूटी एनफोर्सिएबल बाय लॉ। हर ऐसी ड्यूटी जो लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल हो वो ऑब्लिगेशन होगी। जैसे कि लॉ ने अगर आपको किसी भी एक्ट में, जैसे मान लीजिए अगर किसी पर्सन की ड्यूटी बताई गई है और उसका ब्रीच करता है, तो उसकी ऑब्लिगेशन होगी कि उस ड्यूटी को वो फुलफिल करे। लेकिन क्या इसमें मॉरल ऑब्लिगेशंस भी आती हैं? जैसे कि मान लीजिए ए अगर बी को खाना नहीं देता है, वो मर जाता है, तो क्या यहाँ पर एक ही ऑब्लिगेशन थी कि वो बी को खाना दे? तो नहीं, ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, ये लॉ के द्वारा एनफोर्सिबल नहीं है। तो ऑब्लिगेशन के अंदर वही ड्यूटीज़ आती हैं जो लॉ के द्वारा एनफोर्सिबल हो। अब ये ऑब्लिगेशन हमारी इम्प्लाइड भी हो सकती हैं। इम्प्लाइड कैसे? डायरेक्ट वो ना बताई गई हो, लेकिन
उसको समझा जाता है कि हाँ ये तो एक समझा जाता है कि ये ऑब्लिगेशन है। जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बी एक बिल्डर है जो अब बी उसे कुछ बिल्डिंग्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। अब वहाँ पर बी की ऑब्लिगेशन है कि वो चाहे कॉन्ट्रैक्ट में ए ने ये मेंशन ना किया गया हो कि वो अच्छे मटेरियल यूज़ करेगा, ठीक है, और सेफ्टी नॉर्म्स का ध्यान रखेगा, लेकिन ये बी की ऑब्लिगेशन है कि वो सेफ्टी नॉर्म्स का ध्यान रखेगा, जो स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ने बताए हैं उनका ध्यान रखते हुए ही बिल्डिंग्स बनाएगा, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करेगा। तो ये उसकी ऑब्लिगेशन है, चाहे ये कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन ना हुआ हो। तो इस तरीके से एक ऑब्लिगेशन इम्प्लाइड भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा सेटलमेंट। सेटलमेंट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट होता है अदर देन अ विल और कोडिसाइड। अब सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ये कोई भी ऐसा लीगल रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिससे कोई भी राइट, लायबिलिटी, ड्यूटीज़ ये सब क्रिएट होती हैं, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि देखिए कॉन्ट्रैक्ट से भी राइट और लायबिलिटीज़ बनती हैं। तो इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो एक वाइडर टर्म है, कॉन्ट्रैक्ट एक नैरो टर्म है। इंस्ट्रूमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट भी आता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में इंस्ट्रूमेंट नहीं आता है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट हमेशा रिटन और लीगल डॉक्यूमेंट होता है। इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमारे बिल्स भी आती हैं, सेटलमेंट्स भी आते हैं, फैमिली सेटलमेंट हो गई, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में जैसे सेल डीड, गिफ्ट डीड, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब सेटलमेंट एक इंस्ट्रूमेंट है अदर देन अ विल और कोडिसाइल। अब जैसे कि इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में विल भी आता है, लेकिन यहाँ पर विल और कोडिसाइल को एक्सक्लूड कर दिया गया है। अब विल क्या होती है? विल देखिए एक व्यक्ति बनाता है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी ये प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़ हो ये इस व्यक्ति को जाएगी, तो ये होती है विल, जो कि एक व्यक्ति के मरने के बाद ही एनफोर्स में आती है। उस व्यक्ति अगर वो व्यक्ति ज़िंदा है तो वो चीज़ वो विल एनफोर्स में नहीं आ सकती। और कोडिसाइल क्या होता है? कोडिसाइल देखिए विल में एक अमेंडमेंट होता है। अगर विल में कुछ अमेंडमेंट करना हो, मान लीजिए अगर ए ने विल बनाई कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो मेरे बेटे बी को चली जाए, लेकिन उसका बेटा उसके मरने से पहले, ए के मरने से पहले ही मर जाता है, तो अब क्या होगा? विल कैंसिल होगी। वो विल को कैंसिल करने से अच्छा क्या करता है, उसमें एक अमेंडमेंट मतलब एक अलग से पेपर लगा के उसमें लिख देता है कि बी को ना जाकर अभी मेरी प्रॉपर्टी सी को, मेरी बेटी को जाएगी। तो कोडिसाइल मतलब अमेंडमेंट करके ही विल में एक पेपर अटैच कर दिया जाता है, तो ये होता है कोडिसाइल। तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर विल और कोडिसाइल को इंक्लूड नहीं किया गया है इस डेफिनेशन में। Whereby the destination and devolution of successive interest in movable and immovable property is disposed of or is agreed to be disposed of। अब ये क्या कह रहे हैं? सेटलमेंट क्या है? जहाँ पर कोई भी जो सक्सेसिव इंटरेस्ट होता है किसी भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी में वो जाता है किसी व्यक्ति को, ठीक है। तो सक्सेसिव इंटरेस्ट क्या होता है हम इसको जानते हैं। सक्सेसिव इंटरेस्ट देखिए जैसे कि फ्यूचर में ये इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट में कुछ भी आ सकता है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई राइट हो सकता है, ये किसके पास जाएगा ये बताता है। डेस्टिनेशन होता है कि प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी। और डिवोल्यूशन होता है कि एक के बाद प्रॉपर्टी दूसरे के पास जाएगी, दूसरे के बाद तीसरे के पास जाएगी, ऐसे करके बता रहा है कि किसमें डिवॉल्व होगी प्रॉपर्टी। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए कहता है कि मेरी जो प्रॉपर्टी की इनकम है वो बी को जाएगी उसकी लाइफ टाइम तक, ठीक है। लेकिन अगर बी मर जाता है तो वो प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, उसकी जो इनकम होगी वो कहाँ जाएगी, वो सी के पास जाएगी। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा डिवॉल्यूशन, मतलब प्रॉपर्टी कैसे डिसॉल्व होगी। डेस्टिनेशन क्या होता है? डेस्टिनेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। डेस्टिनेशन होता है कि प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, और डिवॉल्यूशन किस तरीके से डिवॉल्व होगी। दोनों में बहुत फर्क है। डेस्टिनेशन बताती है कि प्रॉपर्टी की क्या डेस्टिनेशन होगी, मतलब कहाँ पर जाएगी, किसके पास जाएगी, लेकिन वो किस तरीके से डिवॉल्व होगी, ये होता है डिवॉल्यूशन, ठीक है। सक्सेसिव इंटरेस्ट मतलब जो फ्यूचर में जो इंटरेस्ट होगा वो हो गया सक्सेसिव इंटरेस्ट। इन मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों तरीके की प्रॉपर्टी में होता है इज डिस्पोज्ड ऑफ और इज एग्रीड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, या एग्रीमेंट किया है उसको या तो डिस्पोज ऑफ हो गया है या एग्रीमेंट किया है उसको डिस्पोज ऑफ करने का। हम सेटलमेंट को सेक्शन 25 के साथ पढ़ते हैं। सेक्शन 25 क्या कहता है? सेक्शन 25 क्या कहता है? द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर एज टू कॉन्ट्रैक्ट्स शैल अप्लाई टू अवार्ड टू विच द आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 डू नॉट अप्लाई एंड टू डायरेक्शन इन विल और कोडिसाइल टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर सेटलमेंट। ये सेक्शन ये सीधी ये बात करता है कि इस चैप्टर की मतलब चैप्टर 2 के जो भी प्रोविजंस हैं वो सर्टेन टाइप्स ऑफ अवार्ड्स और डायरेक्शंस, कौन सी डायरेक्शन, जो किसी सेटलमेंट को एग्जीक्यूट करने के बारे में हों, उन पर अप्लाई करेंगी। अगर मान लीजिए आर्बिट्रेशन एक्ट में स्पेसिफिकली कोई बात कही गई है, कोई प्रोविज़न दिया गया है, तो उस एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई करेंगे, इस एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसमें कोई ऐसी बात नहीं की गई है तब इस एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई करेंगे। साथ ही में कोई ऐसी विल और कोडिसाइल है जिसमें कोई डायरेक्शन दी गई है, तब भी इस एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई करेंगे, चाहे स्पेसिफिकली उसमें मेंशन ना किया गया हो कि ये एक्ट अप्लाई करेगा। लेकिन सेक्शन 25 इसको कहता है कि कोई भी ऐसी विल या कोडिसाइल है जो किसी पर्टिकुलर सेटलमेंट को एग्जीक्यूट करने की बात करती है, कोई डायरेक्शन देती है, तो इस चैप्टर के प्रोविजंस अप्लाई करेंगी। नेक्स्ट है हमारा ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट हैज़ द सेम मीनिंग इन सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। इंडियन ट्रस्ट एक्ट के सेक्शन 3 में जो भी ट्रस्ट बताया गया है वही होता है ट्रस्ट। अब
ट्रस्ट होता क्या है, एक एग्जांपल से समझिए। जैसे ए ने एक ट्रस्ट बनाया बी के फेवर में, जो बी ट्रस्टी हो गया। बी से बोला कि आप मेरी प्रॉपर्टी की जो भी इनकम होगी उसको आप चैरिटेबल पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। अब चैरिटेबल पर्पज़ कुछ भी हो सकता है, या तो ए बता सकता है या फिर बी के डिस्क्रिप्शन पर छोड़ सकता है। तो यहाँ पर बी हो गया हमारा ट्रस्टी, ठीक है। अब ये उस काम को करेगा, जो भी इनकम आएगी उस प्रॉपर्टी से, उसमें चैरिटेबल पर्पज़ के लिए कोई भी काम कर सकता है, या तो एजुकेशन में या हॉस्पिटल में या कोई भी और भी चैरिटी का काम हो सकता है, ठीक है। और इसमें इंक्लूड्स एन ऑब्लिगेशन इन द नेचर ऑफ ट्रस्ट। अब ट्रस्ट भले ही वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग ट्रस्ट ना हो, लेकिन अगर उसमें ट्रस्ट के एलिमेंट हैं तब भी उसको भी इंक्लूड किया गया है इस एक्ट में। तो जैसे मान लीजिए कैसे हो सकता है, अब मान लीजिए ए एक ओनर है प्रॉपर्टी का, उसने वो फॉरेन में रहता है, उसने बी को अपॉइंट किया अपना मैनेजर। उसने कहा कि मेरी जितनी भी यहाँ इंडिया में प्रॉपर्टी हैं आप उनको मैनेज करेंगे, आप उनकी देखरेख करेंगे। तो अब इन दोनों के बीच में एक ट्रस्ट का रिलेशन हो गया। तो क्या अब ए बी की प्रॉपर्टी को, क्या बी ए की प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है उसकी मर्ज़ी के बिना? तो नहीं। इन दोनों के बीच में ट्रस्ट का रिलेशनशिप है, बी अपनी ऑब्लिगेशन को नहीं तोड़ सकता है। तो चाहे ये ट्रस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग ट्रस्ट की डेफिनेशन में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर कोई बेनिफिशियरी नहीं है। ट्रस्ट एक्ट में बेनिफिशियरी 3 पार्टी होती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई बेनिफिशियरी नहीं है। ये ट्रस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन में फॉल नहीं करता, लेकिन फिर भी हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं इस एक्ट में, ठीक है। ऑब्लिगेशन इन नेचर ऑफ ट्रस्ट, जो कि ट्रस्ट की नेचर की हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रस्टी की। अब ट्रस्टी कौन होता है? यही जो हमारा यहाँ पर बी था वो हमारा ट्रस्टी हो गया, जो हमारा बी है वो यहाँ पर ट्रस्टी हो गया, ठीक है। ट्रस्टी इंक्लूड्स एवरी पर्सन होल्डिंग प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट, जो भी ट्रस्ट में प्रॉपर्टी होल्ड करता है, मतलब जिसको भी ट्रस्ट में प्रॉपर्टी दी गई है कि आप इसको इस जैसा कि बताया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको मैनेज कीजिए, तो वो हो गया हमारा ट्रस्टी। तो ट्रस्ट में प्रॉपर्टी को होल्ड करता है वही हमारा ट्रस्टी हो गया। एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, देखिए अगर ए ने एक बी बैंक में अकाउंट ओपन किया, तो यहाँ पर बी बैंक क्या हो गई? ट्रस्टी हो गई। क्या बी ए के जितनी भी अकाउंट्स की मतलब उसके पास जो भी ए से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, क्या वो किसी के साथ शेयर कर सकता है? तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर बी ट्रस्टी है, वो ट्रस्ट को ब्रीच नहीं कर सकता है, नहीं तोड़ सकता है। ऑल अदर वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हेयरिन बट नॉट डिफाइंड एंड डिफाइंड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैव द मीनिंग रेस्पेक्टिवली असाइन टू देम इन दैट एक्ट। जो भी वर्ड्स या एक्सप्रेशन जो यहाँ यूज नहीं किए गए लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताए गए हैं, उसको इस एक्ट में भी माना जाएगा। तो ये प्री का क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पर किस एक्ट की बात की गई है, तो यहाँ पर बात की गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, ठीक है। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई डिफाइन है और यहाँ पर भी यूज़ किए गए हैं उन वर्ड्स का, तो हम जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली उन वर्ड्स का मीनिंग लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 3, जो बात करता है हमारी सेविंग्स की। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड हेयरिन नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ एनी राइट अदर देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ विच ही मे हैव अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट। क्या कह रहा है ये सेक्शन? ये बात कर रहा है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अलावा भी अगर कोई रिलीफ मिल रहा है, ठीक है, तो वो उस राइट को ले सकता है। अगर किसी और एक्ट में मिल रहा है, मान लीजिए जैसे डैमेज का राइट हमारा एसआरए नहीं देता है, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डैमेज का राइट दिया गया है, तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ डैमेज का भी मांग सकता है, जो कि किसी और एक्ट में दिया गया है। तो सीधी सीधी यही बात कर रहा है कि कोई और रिलीफ या कोई भी राइट जो इस एक्ट में नहीं दिया गया है लेकिन किसी और एक्ट में दिया गया है, तो इस एक्ट के साथ साथ वो उस एक्ट के राइट को भी मांग सकता है। बी क्या बात करता है? टू इफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एन इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑन डॉक्यूमेंट्स। क्या कह रहा है ये? इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के ऑपरेशन को ये अफेक्ट नहीं करेगा। अब इसको समझने के लिए हम थोड़ा इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में जानते हैं। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 17 और सेक्शन 49 को समझना थोड़ा ज़रूरी है। अब देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 17 है वो हमारी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की बात करता है डॉक्यूमेंट्स की। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स कोई राइट क्रिएट कर रहा है, उसको ख़त्म कर रहा है, ठीक है, कोई भी ऐसा राइट जो ख़त्म हो रहा है, क्रिएट कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराना ज़रूरी है। जिस डॉक्यूमेंट से कोई भी राइट ऑब्लिगेशन ये सब क्रिएट हो रही हैं या ख़त्म हो रही हैं। सेक्शन 49 क्या कहता है रजिस्ट्रेशन एक्ट का? वो ये कहता है कि अगर कोई पर्सन जिसके फेवर में कोई न्यू राइट्स क्रिएट हुआ है या ख़त्म हुआ है, अगर उसका वो नहीं कराता है रजिस्ट्रेशन, तो क्या होगा? तो उसके फेवर में कोई भी नया राइट क्रिएट नहीं होगा और ना ही उस डॉक्यूमेंट को एविडेंस में यूज़ किया जा सकता है। लेकिन सेक्शन 49 का ही एक एक्सेप्शन दिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि मान लीजिए अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे कोई राइट क्रिएट नहीं हो रहा, कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही, लेकिन वहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना है। मान लीजिए ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है, कि ए अपनी प्रॉपर्टी बी को सेल करेगा। उसने उसको 5 मंथ्स का टाइम दिया, लेकिन उन्होंने उस एग्रीमेंट को रजिस्टर नहीं कराया है, क्योंकि वो सिर्फ एक एग्रीमेंट टू सेल है, अभी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। अब इतने में क्या करता है, उस जो टाइम बी को दिया है उससे पहले ही ए उस प्रॉपर्टी को सी को सेल करने वाला है। अब बी को उस बारे में पता चल जाती है। अब वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जाकर कहता है कि ए को रोका जाए कि वो अपनी प्रॉपर्टी सी को सेल ना करे, उसने मेरे साथ एग्रीमेंट टू सेल किया है। तो अब बी क्या कोर्ट में जाके ये कह सकता है कि ये एग्रीमेंट तो देखिए रजिस्टर्ड है ही नहीं, तो इसको तो अब सेक्शन 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट ये कहता है कि अगर कोई
रजिस्टर्ड, अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो उससे ना कोई नया राइट क्रिएट होता है और उसको एविडेंस में एडमिसिबल भी नहीं माना जाएगा, उसको एविडेंस के तौर पर लिया भी नहीं जा सकता। तो क्या ये ऐसा कह सकता है? तो नहीं कह सकता। एक्सेप्शन सेक्शन 49 का एक्सेप्शन यही बात करता है कि चाहे कोई ऐसा एग्रीमेंट टू सेल हुआ हो, मतलब जिससे कोई राइट क्रिएट ना हुआ हो, लेकिन फिर भी उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्रीमेंट टू सेल था, अब भी इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकता है, ये एक्सेप्शन में रखा गया है। तो यही बात कर रहा है हमारा क्लॉज बी, टू अफेक्ट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। मतलब इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के किसी भी इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के ऑपरेशन को अफेक्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब यही हो गया कि चाहे वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है फिर भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बी की एक ऑब्लिगेशन थी, यहाँ पर एक ही ऑब्लिगेशन थी जो कि उसने फुलफिल नहीं करी है, तो उस ऑब्लिगेशन को भी एनफोर्स करा सकता है। सेक्शन 4 स्पेसिफिक रिलीफ टू बी ग्रांटेड ओनली फॉर एनफोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स एंड नॉट एनफोर्सिंग पीनल लॉज। सेक्शन 4 हमारी बात करता है कि जो हमारे स्पेसिफिक रिलीफ है वो सिर्फ इंडिविजुअल सिविल राइट्स को ही एनफोर्स कराने के लिए दिया जा सकता है, पीनल लॉज को नहीं एनफोर्स कराया जा सकता। पीनल लॉज कैसे? जैसे कि मान लीजिए ए ने बी का मर्डर किया है, ठीक है, बी का मर्डर कर दिया। अब ए की फैमिली को ये डर लग रहा है कि बी की फैमिली वाले आकर हमारे बेटे ए का भी मर्डर कर सकते हैं। तो क्या ए की फैमिली वाले कोर्ट में जाकर ये बोल सकते हैं कि आप इन लोगों को पर इंजेक्शन लगा दीजिए कि ये लोग हमारे बेटे का आकर मर्डर ना करें? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये पीनल लॉ है, इसमें स्पेसिफिक रिलीफ नहीं दिया जा सकता। ये सिर्फ इंडिविजुअल सिविल राइट्स पर ही एनफोर्स किया जा सकता है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, हमारा टॉर्ट हो गया, ठीक है, इन पर एनफोर्स करने के लिए इन पर स्पेसिफिक रिलीफ दिया जा सकता है, पीनल लॉज पर नहीं दिया जा सकता। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, साथ में सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको हमारी वीडियो यूज़फुल लगती हैं। साथ में आपको किस एक्ट पर या किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए ये भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।